22 में बेसिकली प्रोवाइड किया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो इसमें हमने बताया था कि जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि अरेस्ट बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंगली अगर अरेस्ट किया गया है, देन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 2 डील होंगे, के माध्यम से डील किया जाएगा। और अगर प्रिवेंटेड डिटेंशन के लिए डिटेन किया गया प्रिवेंटेड डिटेंशन लॉ के अकॉर्डिंगली, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 से लेके आर्टिकल 20 क्लॉज 7 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ये डील करेगा। ओके, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 2 के संदर्भ में हम पहले बता चुके हैं। बाकी प्रिवेंटेड डिटेंशन के संदर्भ में हमने बताया था कि डिफरेंट हमारे यहाँ इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, और ये भी बताया हमने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है हिंदुस्तान में है प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बाकी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए, जो कि आर्टिकल 22 क्लॉज 4 से लेकर 7 तक वहां पर प्रोविजंस भी प्रोवाइड किया गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस तरह से फॉलो किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो कि 4 से लेकर 7 तक है। उसमें सेफगार्ड्स क्या हैं? एक तो यह है कि रिव्यू बाय द एडवाइजरी बॉडी, ये जो एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार बोर्ड है, सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा उसका रिव्यू किया जाएगा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है। दूसरा ये कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू द डिटेन्यू, कि जो डिटेंशन के ग्राउंड्स हैं उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए डिटेन्यू को। और डिटेन्यूज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि डिटेन्यू जिसको डिटेन किया गया है उसको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर सकता है उस डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 को 44th अमेंडमेंट 1978 से इसे अमेंड किया गया। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आर्टिकल 22 क्लॉज 4 हैज बीन अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो जो 44th अमेंडमेंट से पहले जो सिचुएशन थी उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्लॉज 4 जो प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉ ऐसा कोई भी लॉ ये प्रोवाइड नहीं करेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किया जाएगा कि वो डिटेंशन किसी व्यक्ति का 3 महीने से अधिक का डिटेंशन को लिए ऑथराइज नहीं किया जाएगा, जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसमें कि एक हाई कोर्ट जज भी होगा उसका मेंबर, और उसके 3 महीने की जो एक्सपायरी है उससे पहले उस एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा अपनी ओपिनियन दी जाएगी, जिसमें सफिशिएंट कारण दिए जाएंगे कि उसका डिटेंशन फर्दर मोर पीरियड के लिए रिक्वायर्ड है। अगर 3 महीने के से पहले या सपोज कि डिटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद तक यदि डिटेंशन ऑर्डर को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाता है एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, तो उस टाइप का जो डिटेंशन होगा वो इलीगल डिटेंशन कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा यह है कि एडवाइजरी बोर्ड जो है रिपोर्ट करेगा डिटेंशन के संदर्भ में कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं, और उसके बाद में डिटेनिंग अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी पीरियड डिटेंशन। जो पीरियड डिटेंशन वो जो है वो इंडेफिनिट नहीं हो सकता है, मतलब अनिश्चित नहीं हो सकता है। डिटेंशन जो है किसी भी हालत में उस पीरियड से अधिक नहीं होगा जो कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। जैसे आर्टिकल क्लॉज वो जो प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉ जो बनाया जाएगा मैक्सिमम पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो क्लास ऑफ डिटेन्यू के लिए बनाया जाएगा। यदि कोई भी लॉ डिटेंशन को 3 महीने से अधिक बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के अगर आगे बढ़ाया जाता है तो इस तरह की सर्कमस्टेंसेस के लिए पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट को ये प्रोवाइड करना है कि क्लासेस और केसेस एंड द सर्कमस्टेंसेस फॉर विच द डिटेंशन फॉर लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स के लिए वो बनाया जाना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। जो क्लॉज 7 है आर्टिकल 22 का, उसमें जो है क्लॉज 4 का एक्सेप्शन है, और ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो कि डिटेंशन के संदर्भ में हो जो कि मोर देन 3 मंथ्स के लिए विदाउट द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, कि अगर ओपिनियन नहीं ली जाती है तो उसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाना चाहिए जहां पे एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं है। और यहाँ पे पीरियड डिटेंशन
और एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन वहां आवश्यक नहीं है जहां पे कि पीरियड ऑफ डिटेंशन जो है किसी भी डिटेन्यू का 3 मंथ से अधिक नहीं है, या फिर वो उसको डिटेन किया गया है अंडर क्लॉज 4B एंड क्लॉज 7A, जो कि अब डिलीट हो गए हैं। इसके बाद में 44th अमेंडमेंट के बाद में जो सिचुएशन हुई वो ये हुई कि इसने न्यू क्लॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जो अब ये हो गया कि जो मैक्सिमम पीरियड जो 3 मंथ्स था वो मैक्सिमम पीरियड अब 2 मंथ्स हो गया, और जो डिटेंशन था किसी व्यक्ति का अब 2 महीने से अधिक नहीं हो सकता है जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन नहीं आ जाती है। इस अमेंडमेंट ने ये भी चेंज किया, कंपोजिशन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड को भी चेंज किया। एडवाइजरी बोर्ड की जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इस तरह से हुआ कि अब इसमें एक चेयरमैन होगा एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स। जो चेयरमैन होगा एडवाइजरी बोर्ड का वो सिटिंग जज होगा हाई कोर्ट का, और जो अदर मेंबर्स होंगे वो भी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होंगे। और जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको 1978 के अमेंडमेंट के बाद में अब जो है वो इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल बॉडी हो गई, फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, कि एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन प्रायर ऑफ 19 दिस 44th अमेंडमेंट 1978 पहले जो है एग्जीक्यूटिव का इस पे कंट्रोल हुआ करता था, क्योंकि इसके जो एक तो चेयरमैन जो होता था हाई कोर्ट जज होता था, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स होते थे वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हुआ करते थे। जो अमेंडमेंट ने इस तरह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को विदाउट रेफरेंस एडवाइजरी बोर्ड हैज प्रोवाइडेड इन अनअमेंडेड, कि जो पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई लॉ बनाया जाता है और उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन आवश्यक नहीं है, इस क्लॉज को डिलीट कर दिया या कहिए एलिमिनेट कर दिया। अमेंडमेंट ने इस तरह से इसको डिलीट कर दिया, और जो अब ओपिनियन जो है एडवाइजरी बोर्ड की बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के लिए अब आवश्यक हो गई। 44th अमेंडमेंट के बाद में एक पर्सन को 2 महीने से अधिक तभी केवल डिटेन किया जा सकता है जबकि एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन आ जाए कि उसके वो जस्टिफाइड रीजंस हैं कि उसको 2 महीने से अधिक के लिए उसको डिटेन किया जाना चाहिए। और जो 44th अमेंडमेंट है जो हमने बताया है कि अब जो है आर्टिकल 22 क्लॉज 4 के क्लॉज सब क्लॉज ए को डिलीट कर दिया गया है, और इस तरह से जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ब्लॉट है ये कहा जाए कि उसको डिलीट कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेंडमेंट ने 2 कैटेगरी के प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में बात की, डिटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स अंडर अ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, कि एक तो डिटेंशन 2 महीने तक का मैक्सिमम पीरियड, दूसरा यह है कि डिटेंशन पीरियड अगर 2 महीने से अधिक आवश्यक होगा तो उसके लिए एडवाइजरी ओपिनियन आवश्यक है, और वो उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन के फेवर में होनी चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि वो डिटेंशन जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर और जो इससे ये हुआ है अमेंडमेंट से कि जो हाई हैंडेडनेस थी एग्जीक्यूटिव की वो डिलीट हो गई, मतलब ये कहिए अगर रिमूव हो गई। अगर एडवाइजरी बोर्ड ये अपनी रिपोर्ट देता है कि डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है तो उस केस में डिटेन्ड पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर ये रिपोर्ट आती है एडवाइजरी बोर्ड की कि डिटेंशन जस्टिफाइड है तो डिटेनिंग अथॉरिटी उसके पीरियड ऑफ डिटेंशन को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन उस केस में वही है कि 2 महीने से अधिक का जो डिटेंशन नहीं होगा वर्तमान सिनेरियो में। एडवाइजरी बोर्ड अब जो है बाउंड है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 2 महीने के एक्सपायरेशन के बाद में एडवाइजरी बोर्ड अपनी जो है ओपिनियन को सबमिट करेगा। इसके बाद में जो सेकंड राउंड है इसका जो सेफगार्ड के संदर्भ में वो है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, कि जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है कि जो उसके डिटेन करने के जो आधार हैं उनको आपको डिटेन्यू को बताना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी को, जो डिटेनिंग अथॉरिटी है उसको। आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में बताता है कि उसको सिंपली मैं रीड करके बताता हूं आपको आर्टिकल 22 क्लॉज 5 को। इसमें बेसिकली कहा गया है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परस्यूएंस ऑफ एन ऑर्डर, जब किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाएगा किसी ऑर्डर के कंप्लायंस में, मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग ए प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड किया गया है, अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल एज सून एज मे बी, कि शीघ्र कम्युनिकेट करेगी सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर, कि उसको कम्युनिकेट किया जाएगा प्रॉपर तरीके से कि उसके ग्राउंड्स और डिटेंशन क्या है, और उसको जिससे कि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले, अर्लिएस्ट अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो रिप्रेजेंट कर सके उस ऑर्डर के अगेंस्ट।
तो बेसिकली दो चीजें हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में कि एक तो सबसे पहले ये है कि उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को बताया जाएगा डिटेन्यू को, दूसरा ये है कि उसका एज सुन एज पॉसिबल बताया जाएगा जिससे कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल उस ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल कर सके। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि क्लॉज 5 इम्पोजेस ऑब्लिगेशन। क्लॉज 5 जो है ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करता है डिटेनिंग अथॉरिटी को तो फर्निश करें डिटेंशन के ग्राउंड्स को एज सुन एज पॉसिबल, और जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए बाय द डिटेन्यू, कि जिसको डिटेन किया गया है उसको समझ में आने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए जो ग्राउंड्स है, और जो सफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर्स है वो जस्टिफिएबल होनी चाहिए। जो टेस्ट है वेदर दे आर सफिशिएंट टू एनेबल द डिटेन्यू टू मेक एन इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कम्युनिकेट का मतलब यहाँ पे, कम्युनिकेट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सिंपली वर्बली उसे एक्सप्लेन कर दें डिटेन्यू को, बल्कि आपको इन राइटिंग में उसे देना होगा और उस लैंग्वेज में देना होगा डिटेन्यू को जिस लैंग्वेज को वो समझता है। ठीक है, अगर उस लैंग्वेज में नहीं दिया गया है तो ये माना जाएगा कि यहाँ पे आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के जो प्रोविजंस हैं वो इन्फ्रिंज हुए हैं या वायलेशन हुआ है उनका। जैसे सपोज कि ये केस आया लल्लू भाई जोगी भाई पटेल, नहीं इससे पहले एक दूसरा केस था वो नोट कर लीजिएगा, क्यूबिक KUBIC क्यूबिक डेरसुज DARSUZ डेरस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका KUBIC क्यूबिक डेरसुज DARUSZ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 1991 SCC 568। इस केस में ये कहा गया कि if the grounds are only verbally explained to the detainee and nothing in writing is left with him in a language which he understands, then that purpose is not served and the constitutional mandate in article 22 clause 5 is infringed। कि यदि उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिंपली वर्बली एक्सप्लेन किया गया है और उसे इन राइटिंग में नहीं दिया गया है और उस लैंग्वेज में जिसमें कि वो समझ सकता है, तो अगर ऐसा नहीं किया गया डिटेनिंग अथॉरिटी के द्वारा तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 के जो मैंडेट है वो इन्फ्रिंज हो जाएगा। इसी तरह से इसमें ऑब्जर्वेशन दिया गया कि जहां पर डिटेन्यू did not know sufficient English to understand the grounds communicated to him, it was held that there was a sufficient compliance with the requirements laid down in the constitution। कि अगर कोई व्यक्ति sufficient English नहीं जानता है तो वहां पे कहा जाएगा कि और उसे इंग्लिश में उसके ग्राउंड्स बताए गए हैं कि उसके डिटेंशन के ग्राउंड हैं, तो तब ये कहा जाएगा, तब भी ये कहा जाएगा कि आर्टिकल 22 क्लॉज 5 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हुई हैं। इसी तरह से एक केस आया है कि लल्लू भाई जोगी भाई, नोट कर लीजिएगा, लल्लू भाई जोगी भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन है 1981, ब्रैकेट में लिखेंगे 1981 टू SCC 427। इसमें डिटेन्यू जो है इंग्लिश नहीं जानता था, लेकिन उसके जो ग्राउंड्स और डिटेंशन थे वो इंग्लिश में उसको कम्युनिकेट किए गए और डिटेनिंग ऑर्डर जो है पुलिस इंस्पेक्टर ने मैं कहा डिटेनिंग ऑर्डर में कहा व्हाइल सर्विंग द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन फुली एक्सप्लेन टू द ग्राउंड्स इन गुजराती टू द डिटेन्यू। जबकि जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने कहा कि जो ग्राउंड्स हैं वो गुजराती में एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन उसका कोई ट्रांसलेशन जो है गुजराती में नहीं दिया गया। तब ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का जो कंप्लायंस है वो सफिशिएंटली कंप्लाई नहीं किया गया है और इस तरह से जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन था उसका वो इनवैलिड माना गया। इसी तरह से अभी जो हमने बात की थी क्यूबिक डेरसुज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में एक और ऑब्जर्वेशन दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, KUBIC क्यूबिक डेरसुज DARUSZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका साइटेशन दोबारा से नोट कर लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिए 1991 SCC 568। इसमें कहा गया कि एक पोलिश मतलब पोलैंड का व्यक्ति था, उसको इंग्लिश में ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन दिए गए और उसने इंग्लिश में अपने सिग्नेचर किए, लेकिन एक महीने के बाद में उस डिटेनी ने कहा कि ही डजंट नो इंग्लिश
लेकिन ये कहा गया कि क्योंकि वो उसने अपने लैंग्वेज अपने जो है सिग्नेचर इंग्लिश में किए हैं, इसका मतलब ये माना जाएगा कि there was no violation of Article 22, Clause 5, as the detainee had working knowledge of English, but he was showing ignorance. तो इस तरह से यहाँ पे ये माना गया कि जो उसने ग्राउंड लिया कि उसको प्रॉपर्ली कन्वे नहीं किया गया है, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसके इस ग्राउंड को। इसके बाद में जो ग्राउंड से सब जो डिटेनी को उपलब्ध कराए जाएंगे वो वेग, रेलिवेंट और नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होने चाहिए, मतलब क्लियर कट होना चाहिए। अगर ग्राउंड्स जो है वेग हैं, रेलिवेंट हैं टू द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन, तो राइट ऑफ डिटेनी है वो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में वो बेसिकली वायलेट हो गया। इसके बाद में राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात होती है कि थर्ड जो पॉइंट इसमें रेज हुआ या एक ही आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में कि पहला तो ये कहा गया कि उसको जो ग्राउंड्स एंड डिटेंशन है वो प्रॉपर्ली कन्वे किए जाने चाहिए। दूसरा ये जिससे कि वो अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन अपना दे सके। तो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर क्लॉज 5 और आर्टिकल 22 टू consider the representation made by detainee before confirmation detention order and in the absence of any statutory provision requiring consideration of representation prior to the confirmation detention order। तब तो इसमें एक आ गया कि अगर कोई भी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है या ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में जो ये करता हो कि टू कंसीडर रिप्रेजेंटेशन मेड बाय डिटेनी बिफोर कंफर्मेशन डिटेंशन ऑर्डर, कि डिटेंशन ऑर्डर के कंफर्मेशन से पहले रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। लेकिन स्टेटरी प्रोविजन की एब्सेंस में जो रिप्रेजेंटेशन है प्रायर टू कंफर्मेशन डिटेंशन ऑर्डर, इट कैन बी कंसीडर्ड कंफर्मेशन डिटेंशन ऑर्डर कि लेकिन अगर डिटेंशन ऑर्डर हुआ है, मतलब डिटेंशन ऑर्डर होने से पहले तो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन डिटेंशन ऑर्डर अगर हो गया है तो उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन डिटेनी के द्वारा फाइल किया जा सकता है। जो दूसरा राइट है इसमें कि उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि जो डिटेन्यू है उसको सफिशिएंट पर्टिकुलर दिए जाने चाहिए ग्राउंड्स के संदर्भ में, उसके डिटेंशन के संदर्भ में, जिससे कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली फाइल कर सके और जिससे कि उसको रिलीफ मिल सके। जो ग्राउंड्स है अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में, इसका मतलब यह है कि ऑल द बेसिक फैक्ट्स एंड मटेरियल्स व्हिच हैव बीन टेकन इनटू काउंट, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स हैं या बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि जिनको कंसिडरेशन में लिया गया है, अगर डिटेनिंग अथॉरिटी अपने डिटेंशन ऑर्डर में देगी जिससे कि वो उनके अगेंस्ट अपना केस रख सके। लेकिन ये भी है कि नथिंग लेस देन द ऑल द बेसिक फैक्ट्स मटेरियल्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डिटेनिंग अथॉरिटीज मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू डिटेनिंग। लेकिन जो भी ग्राउंड्स दिए गए सारे के सारे उसको फर्निश किए जाने चाहिए डिटेनिंग को जिससे कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। सेकंड जो सेफगार्ड है आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का, उसमें कहा गया कि डिटेनिंग को अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके अपने डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, और कोई भी उसमें डिले नहीं होना चाहिए, ना कोई शॉर्टफॉल होना चाहिए मटेरियल कम्युनिकेशन में। अगर ऐसा होता है तो ये माना जाएगा कि प्रॉपर्ली उसको ग्राउंड्स जो हैं वो फर्निश नहीं किए गए। और जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन की एज सुन एज पॉसिबल, उसके लिए जरूरी है कि पहली बात तो ये है कि ये जो आर्बिट्ररी और कैप्रिशियस एक्सरसाइज होती है डिटेनिंग अथॉरिटी उसके अगेंस्ट काम करता है कि डिटेनिंग अथॉरिटी कैन नॉट विस्क अवे अ पर्सन, के मतलब उसे ये नहीं है कि उसके राइट्स को टेक अवे कर ले एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स इट्स ओन स्वीट बिल, कि अपनी इच्छा के अनुसार उस डिटेनी को वो डिटेन करके रख सके। और ये इसके लिए ग्राउंड्स होने चाहिए, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया तो उसके लिए ग्राउंड्स होने चाहिए। दूसरी बात ये इसमें ये कही गई कि जो डिटेन्यू है जिसको डिटेन किया गया है, डिटेन हैज टू बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेन, कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि जिससे कि वो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपना पक्ष रख सके, है ना। और जो है जो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दे सके। यदि सपोज कि ये ग्राउंड्स अगर प्रॉपर नहीं होंगे तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर नहीं दे पाएगा। इसलिए ये क्लियर कट यहाँ पे ये सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में। तो इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन का
जो टॉपिक है, जो हमने कहा 22 क्लॉज 1 एंड 2 जो है ऑर्डिनरी अरेस्ट के संदर्भ में है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंगली अगर अरेस्ट किया गया है तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इफेक्टिव होंगे, ये उनको एक्शन में आएंगे वो। जबकि यदि अगर आर्टिकल 22 क्लॉज 4 से लेकर आर्टिकल 22 क्लॉज 7 तक जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर कोई लॉ इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से ये जैसे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसे कहा है कॉफपोसा, इसे नोट कर लीजिए, कॉफपोसा कैपिटल में COFEPOSA, कॉफपोसा। इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, 1974 का एक्ट है ये, इसे कॉफपोसा कहा जाता है। इसमें भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अगर उसने कॉफपोसा के प्रोविजंस को वायलेट किया है तो कॉफपोसा के अंदर उसको डिटेन किया जा सकता है। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट? कॉफपोसा, COFEPOSA, कॉफपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। इसको 1974 में पास किया पार्लियामेंट ने, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है स्मगलिंग, कंजर्विंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए, प्रिवेंटिव फॉर डिटेंशन फॉर प्रिवेंटिंग स्मगलिंग एंड कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज। और इसमें भी जो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 में जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए वो यहाँ पे भी किसी भी डिटेन्यू को उपलब्ध होंगे। दूसरा है 1975 में एक और एनेक्टमेंट आया जिसे कहा गया सफेमा, SAFEMA, SAFEMA। इसमें इसके फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रैकेट क्लोज, एक्ट 1976। स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976। तो ये आपका जो आर्टिकल 22 से रिलेटेड जो टॉपिक है, सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये कंक्लूड हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज regarding article 23 and 24. 23 and 24 deals regarding right against exploitation. 23 प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। बेसिकली ये पीटी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस बनेगा, मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इन दोनों आर्टिकल से, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 है, नोट कर लीजिए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार, कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स का मतलब यहाँ पे यह है कि खरीद फरोख्त से है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी खरीद फरोख्त नहीं होगी, कोई भी बेगार नहीं होगी। बेगार से रिलेटेड ये है कि किसी भी व्यक्ति से कोई काम लिया जाएगा विदाउट रिम्यूनरेशन नहीं लिया जा सकता है। एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर या फिर बंधुआ मजदूर, ये आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस। और अगर इन प्रोविजंस का अगर कोई कंट्रावेंशन किया जाएगा या उनके विरुद्ध काम किया जाएगा तो वो पनिशेबल होगा, मतलब एक ऑफेंस होगा, पनिशेबल होगा, जो कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ। दूसरा कहा गया आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में कहा गया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इम्पोजिंग सच सर्विस
the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste, class or any of them. लेकिन ऐसा भी है कि स्टेट जो है लॉ बना सकता है, कंपलसरी लॉ बना सकता है, जैसे कि पब्लिक पर्पसेस के लिए कोई सर्विस है, इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन स्टेट जो है इस मामले में रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं RRCC, मतलब रिलीजन, आर फॉर रेस, सी फॉर कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। तो इस तरह से 5 ग्राउंड्स हो गए जिनके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा, अगर कोई इस मामले में अगर लॉ बनाया जाता है तो। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में 3 ग्राउंड्स दे रखे हैं कि एक तो फैक्ट्री में किसी चाइल्ड को जो कि 14 ईयर से कम का है उससे काम नहीं लिया जाता, या माइन में, या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉय नहीं किया जाता है जो कि हजार्डस है। तो 3 ग्राउंड्स हो गए। नो चाइल्ड का मतलब यहाँ पे चाहे वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नेपाल से बुला करके यहाँ बेगार कराने लगो या बांग्लादेश से बुला करके बेगार कराने लगो। अगर जो प्रोविजंस हैं वो वहां तब भी अप्लाई होगा अगर आप किसी विदेशी को इस काम में लगा दे रहे हो तो। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे आर्टिकल 23 के संदर्भ में थोड़ा सा बताते हैं, और कि आर्टिकल 23 ये भी सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल है, और ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। कि स्टेट के साथ साथ जो अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर इसके प्रोविजंस के अगेंस्ट काम करता है तो वहां पे भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसमें जैसे कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, की मतलब उसको सामान की तरह खरीद फरोख्त नहीं हो सकती किसी भी पुरुष की, महिला की या बच्चे की। इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, की इमोरल ट्रैफिक जिसमें कि प्रोस्टिट्यूशन भी इंक्लूड है, या देवदासी की प्रथा जो है, या स्लेवरी है। और इन एक्ट को तो बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संदर्भ में पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ लाया गया, इसका लॉ का नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन ब्रैकेट में लिखेंगे एक्ट 1956, इमोरल ITP एक्ट कहा जाता है इसे, इमोरल ट्रैफिक ब्रैकेट में प्रिवेंशन एक्ट 1956। और बेगार का जो सिस्टम था उसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा लॉ लाया गया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम ब्रैकेट में लिखेंगे एबोलिशन एक्ट 1976, बॉन्डेड लेबर सिस्टम ब्रैकेट में एबोलिशन एक्ट 1976। दूसरा लॉ आया बेगार के संदर्भ में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, कि मिनिमम वेजेस देनी होंगी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। और थर्ड लॉ आया कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। और चौथा आया इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। अब ये कहा गया कि जैसे आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में कहा गया कि स्टेट जो है लॉ बना सकता है कंपलसरी सर्विस के लिए, पब्लिक पर्पसेस के लिए, जिसमें कि मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस है। इसके लिए इट इज नॉट बाउंड टू पे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके लिए बाउंड नहीं है पे करने के लिए, और इस तरह की सर्विस को इम्पोज किया जा सकता है। स्टेट इज नॉट परमिटेड टू मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। और स्टेट जो है, जो मैंने 5 ग्राउंड बताए थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास और एनी ऑफ देम, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल था दैट इज आर्टिकल 24 में जैसे कहा गया कि 14 इयर्स तक के बच्चे हैं उनको किसी फैक्ट्री में, माइन में या किसी दूसरी हजार्डस एक्टिविटीज में उसको काम नहीं लिया सकता, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर रेलवे है। लेकिन ये हार्मलेस और इनोसेंट वर्क में अगर कोई एम्प्लॉय किया जाता है तो उसके लिए प्रोहिबिट नहीं करता है। लेकिन लेटर ऑन इस पर भी लॉ आया
जिसमें जैसे 1986 में लॉ आया चाइल्ड लेबर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसके बाद में आया, इसके बाद नहीं सॉरी इससे पहले ही था ये, कि जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एक्ट 1938। नेक्स्ट लॉ है इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952। नेक्स्ट है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1951, अप्रेंटिसेस एक्ट APPRENTICES, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966। तो ये जो एक्ट्स हैं बेसिकली बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में, सर्टेन एज के बच्चों को प्रोहिबिट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड का, जिसमें अगर कोई भी ऑफेंडिंग एम्प्लॉयर है, अगर कोई ऑफेंड करता है तो वो जितने भी बच्चे होंगे प्रति बच्चे के हिसाब से 20,000 रुपए के हिसाब से उस पर फाइन लगाया जाएगा, जो भी ऑफेंडर होगा उस पर। उसके बाद में कमीशन आया प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट्स। इसमें नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन बने बच्चों के राइट्स के, चाइल्ड राइट्स एंड चिल्ड्रंस कोर्ट बने फॉर प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2006 में गवर्नमेंट ने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में या वर्कर्स के रूप में, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जैसे कि होटल्स में, जैसे कि ढाबा पर, रेस्टोरेंट पर, शॉप्स पर, फैक्ट्रीज में, रिजॉर्ट्स में, स्पाज में, टी शॉप्स में, इनमें 2006 के बाद में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया बच्चों को। हालांकि इनको ये माना गया, हजारडस नहीं माना इन काम को, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 2006 में। और ये वार्न किया कि अगर 14 साल से कम उम्र का अगर बच्चा अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट में पाया गया तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और पिनल एक्शंस लिए जाएंगे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ। इसके बाद में 2016 में एक लॉ आया चाइल्ड लेबर, ब्रैकेट में लिखेंगे चाइल्ड लेबर, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ब्रैकेट क्लोज, चाइल्ड लेबर ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ब्रैकेट क्लोज, अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसको और बेसिकली ये अमेंडेड लॉ है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 का। और इसको बेसिकली रिनेम किया गया है प्रिंसिपल एक्ट को चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को रिनेम किया गया चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर ब्रैकेट में प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इस तरह से ये आर्टिकल 23, 24 अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो तीन हमारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ फंडामेंटल राइट्स में, कि नेक्स्ट है राइट टू रिलीजन, उसके बाद में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक डील करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
आर्टिकल 29 एंड 30 को डील करेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज आर्टिकल 32 में बेसिकली रिट्स के संदर्भ में है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाएगा वो आर्टिकल 32। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स जो है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है वर्तमान सिनेरियो में। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो हो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे 25 में कहा गया है, अभी मैं बेयर रीडिंग करूंगा, जो नेक्स्ट जो टॉपिक मेरा क्लास होगा, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के संदर्भ में। जैसे कि आर्टिकल 25 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, कॉमा प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे ये तो बोल दिया कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन होगा, बट इट विल बी सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कहा गया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मतलब पब्लिक ऑर्डर भंग नहीं होना चाहिए, मोरालिटी भंग नहीं होना चाहिए, हेल्थ जो है के अगेंस्ट काम नहीं होना चाहिए, एंड टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, कि या दूसरे अदर प्रोविजंस हैं उनके कंट्रावेंशन में नहीं होना चाहिए ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, कि ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ऑल पर्संस का मतलब यहाँ पे सिटीजंस एज वेल एज नॉन सिटीजंस की बात हो रही है, कि ऑल द पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। कि उनको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, freedom of conscience, right to freely profess, practice and propagate। 4 इश्यूज हो गए इसमें आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में। इसके बाद में आर्टिकल 25 क्लॉज 2 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ये भी कह दिया कि इस आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल 25 क्लॉज 1 में ऐसा कोई चीज ऑपरेशन में नहीं आएगी जो कि एग्जिस्टिंग लॉ से रिलेटेड हो या स्टेट को कोई लॉ बनाने से रोक सके। जैसे रेगुलेटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, जैसे रेगुलेट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज व्हिच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। कि रेगुलेट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटीज के लिए जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड है, उसके संदर्भ में स्टेट के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। दूसरा है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में कहा गया प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द फॉलोइंग ऑफ throwing open of the Hindu religious institution of public character to all classes and sections of Hindus। नेक्स्ट ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जैसे वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। कि wearing कैरिंग किरपान को यहाँ पे सिख रिलीजन के प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसे ये माना गया कि उसका रिलीजन का पार्ट है। दूसरा ये है कि सब क्लॉज बी क्लॉज 2 का जिसमें रेफरेंस है हिंदू शैल बी कंस्टिट्यूट इंक्लूडिंग अ रेफरेंस, जिसमें कि हिंदू से यहाँ तात्पर्य सिख, जैन, बुद्धिस्ट रिलीजन से भी है, एंड रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। और जो रेफरेंस होगा हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का वो उसके अकॉर्डिंगली कंस्ट्रूट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 में कहा गया कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने की जो फ्रीडम है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस आ गई कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयरऑफ शैल हैव द राइट। कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के को ध्यान में रखते हुए, मतलब रीजनल रेस्ट्रिक्शंस हैं ये, वो ध्यान में रखते हुए कोई भी सेक्शंस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए मैनेज कर सकता है अपने अफेयर्स को इन मैटर ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी। कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए
कोई लैंड ओन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और इस प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंगली एडमिनिस्टर कर सकता है। ये आर्टिकल 26 हो गया। 27 में कहा गया कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये कहा गया कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for promotion and maintenance of any particular religion or religious denomination। किसी भी रिलीजन के लिए या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए यदि कोई कार्यवाही या कोई काम किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति को नो पर्सन मतलब वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉन सिटीजन, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि उसके लिए वो टैक्स पे करे। Next at 28, freedom to attendance of at religious institutions or religious worship in certain educational institution। अब इसमें ये आया कि no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of the state fund। कि स्टेट फंड के द्वारा अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर उसको मेंटेन किया गया है स्टेट फंड के द्वारा, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, जो कि पूरा का पूरा स्टेट फंड से जिसकी देखरेख हो रही है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में 28 क्लॉज 2 में कहा गया कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट ट्रस्ट व्हिच रिक्वायर दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इंपार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। लेकिन आर्टिकल 28 क्लॉज 2 में ये बोल दिया गया है कि आर्टिकल 28(1) में जो बताया गया है वो कंडीशंस जो हैं वैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अप्लाई नहीं होंगी जहां पे स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, लेकिन एस्टेब्लिश किया गया है किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के अंडर में उसको एस्टेब्लिश किया गया है, वहां पे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। तीसरा ये हुआ नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, कि कोई भी व्यक्ति जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि रिकॉग्नाइज है स्टेट के द्वारा और जो स्टेट फंड से अगर एड रिसीव कर रहा है, shall be required to take part in religious instruction that may be imparted in such institution। कि उसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए मतलब के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, है ना, टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। कि जो कि रिलीजियस कंस्ट्रक्शन, जैसे सपोज कीजिएगा कि अगर कोई मदरसा है, तो वहां पे अगर मदरसे में सपोज किए कोई अगर हिंदू पढ़ रहा है, हालांकि तो वहां पे ये नहीं कहा जाएगा कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको कहा जाए कि दे हैव टू डू प्रेयर्स। इसी तरह से अगर कोई सपोज की मिशनरी स्कूल है, वहां पे भी नहीं कहा जाता कि वो जो क्रिश्चियंस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स हैं जैसे कि, है ना, तो इस तरह से उसको कंपेल नहीं किया जाता है। इन प्रेमिसेस अटैच्ड देयर टू unless such person or if such person is minor and his guardian has given his consent thereto। तो इस तरह से 25 से 28 तक बेसिकली ये चीजें हो गई कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इस पर दो तीन डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। एनी क्वेरी? सर, चाइल्ड लेबर एक्ट को लेकर एक डाउट था। जी बोलिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आर्टिकल 24 में 14 साल की उम्र से लेके नीचे ऊपर के बच्चे हैं उनको नहीं ले सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में काम करवाने के 14 लिए। साल से नीचे वाले हैं। 14 साल से नीचे वाले, तो ये जी। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 24 होता है। तो सर, ये 18 जी। साल की जो उम्र का जो दायरा बनाया गया है हमारे यहाँ, जिसमें बालिगता की बताया जाता है कि बालिग हो जाते हैं बच्चे, उसके बाद वो डेलिंक्वेंसी के संदर्भ में जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के संदर्भ में जो लॉ बनाया गया है वो उससे रिलेटेड है, वो ऑफेंस से रिलेटेड है, वो ऑफेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंगली। तो सर कहीं पे काम नहीं दे सकते, या स्पेसिफिक जो चीज उन्होंने मेंशन की इस लॉ के अंदर सिर्फ उन्हीं प्रीमाइसेस में काम नहीं, नहीं कहीं काम नहीं ले सकते हैं। जो 2006 में हमने बताया है कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि इवन ढाबा है, रेस्टोरेंट है,
और डोमेस्टिक हेल्प, वो अच्छा, बेसिकली मुझे इसी चीज को लेकर जुवेनाइल कंफ्यूजन था। जस्टिस थैंक यू सो मच। एक्ट है, उसको जी आप जो है उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। वो ऑफेंस से रिलेटेड है जो बनाया गया है, और उसमें जी भी ये कहा गया है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी ये कहा गया है कि अब अगर सपोज कि 16 ईयर से अधिक का है और जी 18 ईयर से कम का है और उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी है, देन उसका जो जो लिटिगेशन होगा या मुकदमा चलेगा वो चाइल्ड चाइल्ड कोर्ट में चलेगा। चाइल्ड कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाला एक्ट वो नहीं होता है, बल्कि पॉक्सो कोर्ट को यहाँ पे वो कहा गया है सेक्शन 8 में उसके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जी। कि जो पॉक्सो कोर्ट है वो चाइल्ड चाइल्ड कोर्ट के रूप में जाना जाएगा, चिल्ड्रंस कोर्ट के रूप में जाना जाएगा, तो वहां पे उसका मुकदमा चलेगा। नहीं, एक चीज थी, क्योंकि मैंने कई जगह ये चीज नोटिस की है कि जैसे कोई बोलते हैं कि आप 18 साल के होंगे, हम उसके बाद आपको जॉब दे पाएंगे किसी भी केस में, कहीं भी आप जाएंगे, अगर कहीं फैक्ट्री में हाँ किसी में भी। मैं हाँ उस हाँ। चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये 14 साल और 18 साल वाला जो नहीं नहीं गैप हो रहा है बीच में कि। नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज हो या प्राइवेट सर्विसेज हो, जहाँ पे कि आपकी एजुकेशनल ग्राउंड्स पर अगर आपको चाहिए, अगर जॉब चाहिए, तो वहां पे तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जब आप मेजर हो जा रहे हैं तभी आप जो है किसी कहीं भी एम्प्लॉय किया हो सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं हो सकते। बेसिकली चाइल्ड लेबर के संदर्भ में तो 14 ईयर्स का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो यही लिया गया है कि जिनसे कि उनका चिल्ड्रन का वेलफेयर हो सके और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। सिंपली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि 14 ईयर्स तक के बच्चे को माना गया है कि ही इज नॉट मैच्योर एनफ, जी है ना, ये है। जी जी। जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और किसी की कोई क्वेरी? नो सर। सर सर जी मुझे बताइए। ये पूछना था सर, जैसे जी 14 साल तक का बच्चा है, अगर उससे कोई क्राइम हो जाता है तो वो फिर क्या माना जाएगा सर? नहीं नहीं नहीं, वो जो है वो तो जो लॉ ऑफ द लैंड है, या जैसे सपोज कि इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंगली कहा जाएगा। यहाँ पे मैं सिंपली एक्सप्लोइटेशन के संदर्भ में बता रहा हूँ। यहाँ आर्टिकल 23 24 जो है एक्सप्लोइटेशन के संदर्भ में, अगर क्राइम कर रहा है, अगर सपोज कीजिएगा, डॉली कैपेक्स और डॉली इन कैपेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड किया गया सेक्शन 82 83 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में। डॉली इन कैपेक्स में माना गया है कि 8 साल का बच्चा है, अगर उसके द्वारा कोई ऑफेंस कमिट कर दिया गया है तो उसे डॉली इन कैपेक्स माना जाएगा। इसका मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन नहीं चल सकता है। लेकिन डॉली कैपेक्स जो होते हैं वो 8 ईयर्स ऑनवर्ड्स से लेकर के 12 ईयर्स तक के बच्चे को डॉली कैपेक्स माना जाता है, कि हैविंग सफिशिएंट मैच्योरिटी कहा जाता है उनको। तो बेसिकली जी बहुत जी। सारे बच्चे हैं जो कि उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अकॉर्डिंगली, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंगली उन पर लिटिगेशन चल रहा है। जो बाल न्यायालय हैं, बाल सुधार गृह हैं, वो बेसिकली इसीलिए हैं जी सर। कि 14 ईयर्स का बच्चा है या 16 ईयर्स का बच्चा है, 15 ईयर्स का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंगली लिटिगेशन के अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन उस केस में ये होता है कि सपोज कीजिए उनको पनिश नहीं किया जाएगा, उनको 3 ईयर्स के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए भेज दिया जाता है। अगर सपोज कीजिएगा 14 ईयर्स का 13 ईयर्स का कोई बच्चा जिसने ऑफेंस कमिट किया है और उसको अगर गिल्टी होल्ड कर दिया गया है जेजे बोर्ड के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा ही उसका ट्रायल चलेगा, और उसके द्वारा गिल्टी होल्ड कर दिया है तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी लैंग्वेज इस तरह से ली जाएगी कि दिस डेलिंक्वेंट बी सेंट टू रिहेबिलिटेशन सेंटर अप टू फॉर 3 ईयर्स, है ना, या फिर जो बिताई हुई वहां पे जो बाल सुधार गृह में जो बिताई अवधि है उसको सेट ऑफ करके उसको बाकी का टाइम जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में बिताना पड़ेगा, जी सर, थैंक यू। है ना। तो इसके लिए अगर अगर हल्का सा भी कंफ्यूज होना है ना, तो सेक्शन 82 और 83 पढ़ लीजिएगा इंडियन पिनल कोड का। ओके, जी सर। जी तो यहाँ पे हम बेसिकली चाइल्ड लेबर के संदर्भ में बात कर रहे थे। आर्टिकल 23 हो या 24 हो, हम चाइल्ड लेबर के संदर्भ में बात कर रहे थे। ओके, जी सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। एनी अदर Yes, क्वेरी? sir. जी सर। जी बताइए। सर बिलो 14 ईयर्स एज अगर वो अपने फैमिली बिजनेस में कोई छोटा मोटा काम करता है तो वो अलाउड होता है ना? नहीं, फैमिली बिजनेस में क्या काम करेगा वो? फैमिली सर बिजनेस में मान क्या काम लीजिए करेगा? अगर आप सपोज कहने लगोगे 12 ईयर्स का किसी का किड है और उसके पेरेंट्स ने थोड़े आएगा,
चाइल्ड लेबर में थोड़े आएगा वो, है ना। या सपोज कि आपने कहा कि जरा मोबाइल उठा के दीजिए, बच्चे से कह दिया पेरेंट्स ने, तो चाइल्ड लेबर में थोड़े आएगा वो। बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि हमें रिम्यूनरेशन, जिस बच्चे को रिम्यूनरेशन मिल रहा है सपोज कीजिएगा, वहां पे वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आएगा, है ना। फैमिली बिजनेस में तो ये है कि अपने पिताजी के साथ बैठ के चला जा रहा है, सीख रहा है कोई, तो वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो 12 इयर्स का बच्चा है, 13 इयर्स का है, 14 इयर्स का है, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के चला जा रहा है, अपने बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहा है तभी से, तो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं आएगा वो। जी सर, ओके सर। एनी अदर क्वेरी? नो सर। सर जी बताइए। सर अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 सर, मतलब कि हर एक आदमी को मतलब अपनी लाइफ जीने का सर राइट है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सर मतलब क्या गवर्नमेंट इस राइट को अब क्योंकि सर मतलब पार्लियामेंट के पास सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट को हटाने का या फिर उसमें कोई और नई आर्टिकल जोड़ने का उनके पास अधिकार है, क्योंकि सर वो 21 जो आर्टिकल है वो सर उसको अगर सपोज वो उसको हटा दे तो सर क्या नहीं हटा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिलीट नहीं किया जाता, एलिमिनेट नहीं किया जाता। केशवानंद भारती में क्लियर कट बोल दिया। और भी बहुत सारे चेन ऑफ केसेस हैं जिसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटाया जा सकता। तो आर्टिकल 21 भी है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सर इमरजेंसी के दौरान तो सर शायद ऐसा हुआ था। नहीं 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 नहीं, नहीं। पढ़िएगा दोबारा से कि आर्टिकल 358 में किस किस को सस्पेंड किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता सस्पेंड, है ना। जी सर, जी सर। आर्टिकल 358 को पढ़िएगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था सर जी कि बताइए। जैसे सर एक तो होता है कि सर चाइल्ड से काम लेना यानी कि लेबर कराना, और एक होता है जी सर कि जैसे चाइल्ड खुद ही काम करना चाहता है, तो सर जी। उस स्थिति में सर वो चाइल्ड लेबर में आएगा या नहीं? नहीं 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 नहीं, वो उसको एम्प्लॉय नहीं किया गया है। अगर एम्प्लॉय कर लिया गया है तो जो एम्प्लॉयर है ना, वो ऑफेंस कर रहा है। जैसे सर बस स्टैंड वगैरह पे जैसे पानी की बोतल वगैरह ये बच्चे बेचते हैं सर, तो वो चाइल्ड लेबर में आएगा या नहीं सर? बिल्कुल चाइल्ड लेबर में आएगा वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। शिवम, आपकी जो क्वेरी थी जिसमें कहा गया, आपने कहा था ना कि आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो उसके लिए आप जो है एक तो आर्टिकल 358 देखिएगा, है ना, और दूसरा आप जो है आर्टिकल 359 देखिएगा। आर्टिकल 359 के क्लॉज 1A में कहा गया है कि व्हाइल एन ऑर्डर मेड अंडर क्लॉज 1 mentioning any of the rights conferred part 3 except article 20 and 21 is in operation. It means article 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इवन इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ये आपकी क्वेरी का आंसर ये है। ओके ओके सर। उसके बाद में आर्टिकल 359 1 में प्रोवाइड किया गया, वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट राइट टू मूव एंड एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट सच राइट्स conferred by part 3 except article 20 and 21 as may mentioned in the order, and all the proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended. तो आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, बाकी के सस्पेंड किया जा सकता है। इज इट क्लियर शिवम? यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेरी? नो सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्तिक भाई जी राहुल जी, क्या हाल चाल? जैसे गांव में बच्चों को माँ बाप जो है बच्चों को गांव में स्कूल से रोक करके और उस पर लगा देते कटाई।
और वो अपने साथ ही ठेकेदारी लगा के, तो वो आएगा। वो भाई सीधा दिख रहा आवाज है कि ब्रेक माँ हो बाप रही है। स्कूल से रोक करके। आवाज कट रही है क्या? हाँ जी हाँ। मैंने कहा उसमें तो सीधे सीधे माँ बाप स्कूल से रोक करके बच्चों से काम कराते हैं ना। अरे यार क्या बताएं, वो बच्चों को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता। अब बताओ, कंडीशन ऐसी है, अगर उनसे काम ना कराएं तो क्या करेंगे। जैसे अभी धान की रोपाई होगी, धान जो है लगाए जाएंगे, है ना? हाँ हाँ। हेलो। हाँ मैं तो सुन रहा अभी हूँ। धान लगाए जाएंगे तो बच्चे स्कूल से रोक करके बच्चे जो है ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उनकी धान की फसल की। बिल्कुल करेंगे। और करीबन 2 महीने तक करते हैं। और माँ बाप जो है वो अभी क्या है, ठेकेदारी लेते हैं उसकी, और बच्चे बच्चे काम करते हैं। हमारे यहाँ और क्या इससे होता है मैं पिछले बताता हूँ अभी आपको। अभी इससे पहला जो सीजन गया है, हम्म। उसमें क्या था उसमें क्या था कि गेहूं के टाइम पे बच्चे कटाई करते हैं, माँ बाप स्कूल से रोक देते हैं। कटाई का बच्चे ठेकेदारी करते हैं, उसमें बच्चे माँ बाप के जरिए पैसे कमाते हैं। अभी क्या होता है हमारे यहाँ, मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ जैसे क्या हम्म। है राहुल जी, गन्ने की ज़्यादा खेती होती है, मोस्टली गन्ना ही पैदा होता है। हम्म। तो क्या होगा, जैसे क्रेशर या पावर चलेंगे गन्ना कोल्हू, तो उनमें जो गन्ने का रस पकता है, बनता है, तो उसमें उसमें खोई आग जलाने के लिए क्या करते हैं, वो ठेका ले लेते हैं। तो जो समझ गया मैं, उसमें वो जो झुकाई होती है। वेस्टेज जो निकलता है, वेस्टेज जो हाँ तो निकलता है। उसमें गन्ने का वेस्ट